नमस्ते। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है हमारी अगली कहानी पढ़ने का। आज की कहानी का नाम है अभ्यास कक्ष। तोतो चैन की चाल गंभीर थी। रॉकी भी बेहद गंभीरता से चल रहा था। बीच बीच में वो तोतो चैन की ओर नजर डाल लेता था। इसका एक ही अर्थ हो सकता था कि वे दोनों डैडी के अभ्यास कक्ष की ओर जा रहे होंगे, वरना बाकी समय तो तोतो चैन जितनी तेज हो सके दौड़ा करती, या चलते चलते इधर उधर ताक झांक करती थी, या फिर लोगों के बगीचों की मेड़ों के नीचे से सरकती रहती। डैडी का अभ्यास कक्ष घर से लगभग 5 मिनट चलने पर ही आ जाता था। वे ऑर्केस्ट्रा के मुखिया थे। इसका मतलब था कि वे वायलिन बजाते थे। जिस बात से तोतो चैन को हर बार अचंभा होता वह यह थी कि जब संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और लोग तालियां बजाना बंद कर चुकते, तो पसीने से लथपथ संगीत निर्देशक श्रोताओं की ओर मुड़ता, अपने ऊंचे स्थान से उतरता और जाकर डैडी से हाथ मिलाता। तब डैडी और उनके दूसरे साथी खड़े हो जाते थे। वे हाथ क्यों मिला रहे हैं? तोतो चैन ने पहली बार फुसफुसाकर मां से पूछा था। निर्देशक अपने सभी साथियों को अच्छा संगीत बजाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। डैडी को उन सबका प्रतिनिधि मानकर धन्यवाद दे रहे हैं, मां ने समझाया था। तोतो चैन को अभ्यास कक्ष में जाना इसलिए पसंद था कि यह जगह स्कूल से बिल्कुल ही अलग थी। स्कूल में तो ज्यादातर बच्चे होते थे, पर यहाँ सिर्फ बड़े। वे तरह तरह के साज बजाया करते थे और फिर निर्देशक श्री रोजनस्टॉक की भी जापानी भी तो बड़ी अजीबोगरीब थी। जोसेफ रोजनस्टॉक यूरोप के जाने माने ऑर्केस्ट्रा निर्देशक थे। यह डैडी ने ही बताया था, लेकिन हिटलर नामक एक आदमी ने यूरोप में गड़बड़ी फैलानी शुरू कर दी, तो वे वहां से निकलकर जापान में आ बसे ताकि अपना संगीत का काम जारी रख सकें। डैडी श्री रोजनस्टॉक का बेहद सम्मान करते थे। तोतो चैन तब विश्व परिस्थितियों की बात नहीं समझती थी। हिटलर ने तब जीव लोगों पर अत्याचार आरंभ किए थे। अगर ऐसा ना होता तो श्री रोजनस्टॉक कभी भी जापान ना आते, और तब कोंस्का के आमादा की शुरू की हुई ऑर्केस्ट्रा टीम कभी इतने कम समय में इतनी प्रगति ना कर पाती जितनी एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्देशक के साथ यह टीम कर पाई। रोजनस्टॉक अपनी टीम से उस स्तर की उम्मीद करते थे जो वे यूरोप के किसी प्रथम श्रेणी के वाद्य वृंद से करते। यही कारण था कि हर अभ्यास के बाद श्री रोजनस्टॉक रो पड़ते थे। मैं इतनी कोशिश करता हूं पर आप लोगों पर कोई असर ही नहीं होता। हाइदो साइतो ही सबसे अच्छी जर्मन बोलते थे। वे सेलो बजाया करते थे। जिस समय रोजनस्टॉक विश्राम करते उस समय वे निर्देश भी देते थे। वे ही सबकी ओर से उत्तर देते, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर हमारी तकनीक अभी कमजोर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जानबूझकर भूल नहीं करते हैं। स्थिति की पेचीदगी तोतो चैन समझ ना पाती, पर यह तो देखती ही थी कि अक्सर श्री रोजनस्टॉक का चेहरा लाल हो जाता, इतना कि लगता जैसे उसके सिर पर से भाप ही निकल रही हो, और ऐसे में वे जर्मन भाषा में चिल्ला पड़ते। उस वक्त तोतो चैन खिड़की पर से अपनी जगह छोड़ देती जहां वो अपनी हथेलियों पर ठुड्डी टिकाए संगीत सुना करती थी। रॉकी के साथ वहां से खिसक कर तब वो कोई दूसरी जगह ढूंढ लेती और फिर से संगीत प्रारंभ होने का इंतजार करने लगती। पर आमतौर पर श्री रोजनस्टॉक ठीक से पेश आते थे। तोतो चैन को उनकी जापानी बोली बेहद मजेदार लगती थी। बहुत अच्छे कुरियोगी-सान, वे अच्छा बजाने पर अपने विचित्र उच्चारण में कहते या कहते अद्भुत। तोतो चैन कभी भी अभ्यास के दौरान कमरे के अंदर नहीं गई थी। उसे खिड़की से ही झांककर संगीत सुनना पसंद था। इसीलिए जब सब बीच में सुस्ताने को रुकते और सिगरेट पीने बाहर आते तो डैडी उसे अक्सर वहां पाते। ओह, तो तुम यहां हो तोत्स्को, वे कहते। अगर श्री रोजनस्टॉक उसे वहां देख लेते तो अपने विचित्र उच्चारण में कहते गुड मॉर्निंग या गुड डे। इसके बाद वे उसे किसी छोटे बच्चे की तरह ऊपर उठाकर उसके गाल पर अपना गाल रख देते। उसे यह थोड़ा अटपटा तो जरूर लगता, पर बेहद अच्छा लगता था। वे चांदी की पतली कमानी का चश्मा पहनते थे। नाक उनकी बड़ी सी थी और खुद थे नाटे से, पर उनका चेहरा सुंदर था। एक कलाकार के रूप में उन्हें देखते ही पहचाना जा सकता था। तोतो चैन को अभ्यास कक्ष अच्छा लगता था। वो पश्चिमी शैली में बना हुआ लेकिन थोड़ा टूटा फूटा सा था। सेंजोकू दरिया से बहने वाली हवा संगीत को अपने साथ दूर दूर तक उड़ा ले जाती। कई बार सोन मछली के फेरी वाले की हाँक भी संगीत में घुल मिल जाती। कल तोतो चैन जाने वाली है एक यात्रा पर, अपने स्कूल से, अपने शहर से बहुत दूर,
देखते हैं कि ये यात्रा कितनी मजेदार होती है और क्या यादें लेकर आती है तोतो चैन के लिए। मिलते हैं कल रात 9 बजे। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।